विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर पतंजलि मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा राजस्थान, आज आपका इस वार्ता में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज इस सत्र में जिस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे वह है शैक्षिक स्वायत्तता, उसकी आवश्यकता, प्रकृति और प्रकार, और स्वायत्तता के लिए कौन कौन सी चिंताएं या बाधाएं हैं। इस पर विस्तार से हम लोग बातचीत और चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग यह समझने का प्रयत्न करेंगे कि स्वायत्तता की आवश्यकता क्या है एवं इसकी प्रकृति एवं प्रकार क्या है। मूलतः स्वायत्तता की अवधारणा सबसे पहले प्राचीन ग्रीस में चर्चा में आई थी और बाद में इसे ग्रीक शब्द ऑटो और नोमस, ऑटो मीन्स सेल्फ और नोमस का अभिप्राय था नियम या कानून, से ही लिया गया था। इसका अर्थ है कि जो स्वयं के द्वारा बनाए कानून को देता है, अर्थात जो स्वयं के द्वारा बनाए गए कानून से रेगुलेट होता है। स्वायत्तता मूलतः स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, स्वशासन, अपना नियम और संप्रभुता जैसे शब्दों का इस्तेमाल स्वायत्तता के पर्याय के रूप में किया जाता है। शिक्षा के परिदृश्य में यदि हम लोग स्वायत्तता पर बातचीत करें तो स्वायत्तता की सबसे आम समझ है कि यह पाठ्यक्रम, कार्यप्रणाली, पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों आदि के बारे में स्वायत्त निर्णय लेने के लिए संस्थानों को व्यावसायिक स्वतंत्रता की डिग्री को संदर्भित करता है। अर्थात यह इस बात की स्वतंत्रता देता है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किस प्रकार से अपने पाठ्यक्रमों में फेरबदल कर सकता है। कार्यप्रणाली का तात्पर्य है कि जो पूरा का पूरा एजुकेशनल सिस्टम है उसकी फंक्शनैलिटीज़ को प्रभावित करता है, उसकी कार्यप्रणाली को देखता है, और कार्यक्रमों के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में, एजुकेशनल प्रोग्राम्स के बारे में स्वायत्त निर्णय, ऑटोनमस डिसीजन लेने की स्थिति में होता है। यदि हम अपने प्राचीन भारतीय साहित्य को देखें तो भारतीय साहित्य में हम पाएंगे कि प्राचीन भारतीय आश्रम का जो गुरु था वह हमेशा स्वायत्त होता था। क्यों स्वायत्त होता था? वह इसलिए स्वायत्त होता था क्योंकि वह अपने विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम तय करता था, विद्यार्थियों में विकसित किए जाने वाले विभिन्न कौशलों की पहचान करता था और आश्रम में विद्यार्थियों के रहने की अवधि का निर्धारण करता था और विद्यार्थियों का मूल्यांकन इत्यादि करता था, और अंत में उसे वह समाज की सेवा के लिए प्रेषित कर देता था। कहने का तात्पर्य है कि इंडियन ट्रेडिशन में भी, भारतीय ज्ञान परंपरा में भी, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन में भी हम लोग देखते हैं कि जो टीचर है वो पूरी तरीके से स्वायत्त था, गुरु स्वायत्त था, और इसी स्वायत्तता की वजह से वह अपने नए प्रयोगों को कर पाता था और विद्यार्थियों को एक समाज के आवश्यकता के अनुरूप, राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप तैयार करता था और उनको समाज को सौंप देता था। आगे हम लोग देखते हैं कि ऑटोनमस शब्द जो है वह ग्रीक शब्द बेसिकली है, ऑटोनमस से लिया गया है, जिसका अपना कानून है, और यह परिभाषा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से ली गई है। हमारे पास हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक, दार्शनिक और शैक्षिक व्यवस्था में इस शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। यदि हम लोग शैक्षिक व्यवस्था की बात करें तो शैक्षिक व्यवस्था में इसे मुख्य रूप से संस्थागत स्वायत्तता और शिक्षक स्वायत्तता के संदर्भ में समझा जाता है। अब भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी, में कहा गया है कि शिक्षकों को समुदाय की चिंताओं, क्षमताओं से संबंधित संचार और गतिविधियों के उचित तरीके को विकसित करने के लिए नवाचार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और एक शिक्षक के वेतन और सेवा की शर्तों को उनकी सामाजिक और व्यावसायिक जिम्मेदारियों के साथ पेशे को आकर्षित करने की ज़रूरतों के अनुरूप होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि ऑटोनॉमी के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह स्पष्ट रूप से कहती है कि जो पेडागॉजिकल ऑटोनॉमी है वह टीचर्स को दी जानी चाहिए। पेडागॉजिकल ऑटोनॉमी के साथ साथ शिक्षकों को
जो एजुकेशनल फंक्शनैलिटीज़ है, जो एजुकेशन के कार्यप्रणाली है, उसको संचालित करने की स्वायत्तता दी जानी चाहिए और उसकी वेतन और सेवा की शर्तें कुछ इस प्रकार से रखनी चाहिए जिससे कि जो सर्वथा योग्य लोग हैं वह इस सेवा में आएं और अपनी सेवाएं प्रदान करें। तो इसके लिए वेतन और सेवा के शर्तों को भी सुधारने की आवश्यकता पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने बल दिया। नई शिक्षा नीति जो अभी प्रकाश में आई है 2020 में, जिसे हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहते हैं, ने भी मुख्यतः इस बात पर बल दिया है, इस बात पर जोर दिया है कि शिक्षकों को शिक्षण शास्त्र के पहलुओं को चुनने में अधिक स्वायत्तता दी जाएगी ताकि वे अपनी कक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए सबसे प्रभावी तरीके से पढ़ा सके। कहने का तात्पर्य है कि यदि शिक्षकों को यह स्वायत्तता नहीं दी जाएगी तो निश्चित तौर पे वह जब कक्षा की परिस्थितियों में अध्यापन कार्य कर रहे होंगे तो वह उतने मोटिवेशन के साथ, उतनी ताकत के साथ, उतनी अथॉरिटी के साथ नहीं पढ़ा रहे होंगे जितनी अथॉरिटी के साथ उनको पढ़ाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शैक्षिक संस्थानों के लिए शैक्षणिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार की स्वायत्तता की सिफारिश की है। कहने का तात्पर्य है कि केवल ऐसा नहीं है कि क्लासरूम में ही अध्यापक स्वायत्त होगा, क्लासरूम के अतिरिक्त उसकी एजुकेशनल ऑटोनॉमी भी होगी और एजुकेशनल ऑटोनॉमी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, जिसे हम लोग प्रशासनिक स्वायत्तता कहते हैं, वह भी होनी चाहिए जिससे कि क्या पढ़ाया जाना है में भी शिक्षक की महती और महत्वपूर्ण भूमिका रह सकें। और इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने श्रेणीकृत स्वायत्तता की, ग्रेडेड ऑटोनॉमी की अवधारणा को भी प्रस्तुत किया है। अब हम लोग स्वायत्तता की कुछ परिभाषाओं पर विचार करते हैं। यदि हम लोग स्वायत्तता की कुछ परिभाषाओं पर विचार करते हैं तो सबसे पहली परिभाषा है जो कोन्नली ने 2009 में दी थी कि स्वायत्तता मूलतः व्यक्तियों को स्वतंत्रता और विचारों में खुलापन, सीखने और कार्यों की अनुमति देती है जो उन्हें दूसरों से रचनात्मक सोच या विचारों की खोज करने के तरीके से भिन्न बनाती है, तरीके से अलग बनाती है। ऑलराइट ने भी इसको परिभाषित किया है और 1990 में उन्होंने परिभाषा दी थी। उनके अनुसार स्वायत्तता लगातार बदलती हुई लेकिन किसी भी समय अधिकतम आत्मविकास और मानव निर्भरता के बीच संतुलन की एक इष्टतम स्थिति है। यह परिभाषा आत्मविकास की प्रमुख अवधारणा के साथ साथ परिवर्तन पर जोर देती है। साथ साथ यह प्रक्रिया में हमारे अपने प्रयासों और मानवीय निर्भरता का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन व्यक्तिवादी व्यवहार के रूप में पहले की स्वायत्तता की अवधारणा को खारिज करती है, को नकारती है, को रिजेक्ट करती है। अब बात करेंगे हम लोग संस्थागत स्वायत्तता की आवश्यकता क्यों है। मूलतः स्वायत्तता का उद्देश्य बाहरी नियंत्रण के बिना किसी एक्सटर्नल कंट्रोल के क्रियात्मक स्वतंत्रता प्रदान करके संगठनों के निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण करना है। उसको जो भी इंस्टीट्यूशंस निर्णय लेते हैं उनको डिसेंट्रलाइज करना है। स्वायत्तता और उत्तरदायित्व एक दूसरे के पूरक हैं। हम किसी भी शिक्षक को तब तक उत्तरदायी नहीं कर सकते जब तक कि हम यह सुनिश्चित नहीं करते कि उसे स्वायत्तता दी गई। और यही बात संस्थागत स्वायत्तता के संदर्भ में भी है कि हम किसी भी संस्था का उत्तरदायित्व तब तक निर्धारित नहीं कर सकते जब तक कि हम लोग उस संस्था को पूर्ण स्वायत्तता, फुल ऑटोनॉमी नहीं प्रदान की है। तो कहने का मतलब यह है कि जो उत्तरदायित्व है वह और स्वायत्तता है, वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हम लोग संस्थानों की स्वायत्तता को बात करें कि संस्थानों की स्वायत्तता को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, तो शैक्षिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो कार्य करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। कार्य करने की स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि अपने स्वयं के नियमों और विनियमों के माध्यम से संस्थान को संचालित करने और प्रबंधित करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि स्वायत्तता अब एक मिथक बन गई है जिसमें राज्य की राजनीतिक शक्तियों के साथ बहुत अधिक जुड़ाव हो गए हैं। संस्थानों द्वारा आजकल वित्तीय
समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कहने का मतलब यह है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है, बहुत बड़ा खतरा पैदा किया है। साथ साथ कई बार हम लोग देखते हैं, विशेषकर सरकारी संस्थानों में, कि ऑटोनॉमी तो दे दी जाती है, लेकिन फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, जिसे हम लोग वित्तीय स्वायत्तता कहते हैं, इसका अभाव रहता है और इसके कारण संस्थानों को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्वायत्तता के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे शिक्षक स्वायत्तता पर। शिक्षक की स्वायत्तता कोई नई अवधारणा नहीं है, इस पर मैंने चर्चा भी की कि भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु स्वायत्त होता था, तो यह एक टाइम इमेमोरियल से चला आ रहा है, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है कि टीचर्स जो है वो ऑटोनमस होने चाहिए, वो स्वायत्त होने चाहिए। और शिक्षा की जो राष्ट्रीय नीति 1986 में जारी हुई थी कि 90वें अध्याय में शिक्षक के बारे में कहा गया है कि समाज में शिक्षक की स्थिति समाज के सामाजिक सांस्कृतिक लोकाचार को दर्शाती है। यह भी कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति शिक्षक के स्तर से ऊपर नहीं हो सकता है। सरकार और समाज को इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास करना चाहिए जो शिक्षकों को रचनात्मक और सृजनात्मक स्तर पर प्रेरित और प्रोत्साहित करने में मदद करें, और शिक्षकों को नव प्रवर्तन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, नए नए नवाचार करने की ऑटोनॉमी होनी चाहिए, का फ्रीडम होना चाहिए, ताकि समुदाय के, समाज की आवश्यकताओं, जरूरतों और क्षमताओं से संबंधित संचार और समुचित तरीकों को विकसित किया जा सके। यह बात अपने आप में स्पष्ट है कि आज से 40 वर्ष पहले भी, लगभग 40 वर्ष पहले भी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, उसने भी इस बात की वकालत की थी कि समाज में टीचर्स का जो स्तर है वह सर्वोपरि रखना चाहिए और इसके लिए उनको स्वायत्तता देनी चाहिए। और स्वायत्तता देने का लाभ यह होगा कि वह नवाचार कर पाएंगे, और नवाचार करने का लाभ यह होगा कि वह राष्ट्र के, समाज के, समुदाय की आवश्यकताओं की पहचान करेंगे और उन आवश्यकताओं हेतु, उन आवश्यकताओं को एड्रेस करने हेतु समुचित तरीके को विकसित करेंगे, समुचित तरीके को डेवलप करेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भी इस पर बातचीत करती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में कहा गया है कि बेहतर शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की स्वायत्तता अत्यंत आवश्यक है, जो बच्चों की विविध आवश्यकताओं को भी संबोधित करती है, विविध आवश्यकताओं को भी एड्रेस करती है, विभिन्न आवश्यकताओं की भी पहचान करती है। शिक्षार्थी को जितना स्थान, स्वतंत्रता, लचीलापन और सम्मान चाहिए, उतना ही शिक्षक को भी आवश्यक है। यह एक अवधारणा है कि एक स्वायत्त शिक्षक के रूप में स्वायत्त शिक्षार्थी पेशेवर रूप से विकसित होने की क्षमता के साथ किया जाना चाहिए, और यह अवधारणा शिक्षकों को अपने ज्ञान को लगातार अद्यतन करके स्वनिर्देशित पेशेवर विकास की क्षमता पर केंद्रित है। स्वायत्तता की यह अवधारणा शिक्षकों की इस जिम्मेदारी पर केंद्रित है कि वे अपनी नौकरी के लिए, अपनी जिम्मेदारी के लिए हमेशा तैयार रहें और पेशेवर रूप से, प्रोफेशनल फॉर्म में अपने आप को तैयार करें, क्योंकि वे खुद जानते हैं कि क्यों, कब और कहां, कैसे शैक्षणिक कौशल हासिल किया जा सकता है। तो यह बात स्पष्ट होती है कि 1986 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दोनों शिक्षक स्वायत्तता पर बल देते हैं और शिक्षक स्वायत्तता की बात करते हैं। अब शिक्षक स्वायत्तता से हम क्या समझें, शिक्षक स्वायत्तता किसे कहेंगे? तो रामोस ने शिक्षक स्वायत्तता शब्द की कुछ विशेषताओं को रेखांकित किया है, जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे। शिक्षक स्वायत्तता में शिक्षकों की बातचीत का कौशल, स्वयं की शिक्षण प्रक्रिया पर मनन करना, आजीवन सीखने में संलग्न होने की तत्परता और शिक्षार्थी स्वायत्तता को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता शामिल होती है। कहने का तात्पर्य है, जब भी हम लोग टीचर्स ऑटोनॉमी की बात करेंगे तो उसमें उनके स्वयं के सीखने के लिए, स्वयं के शिक्षण प्रक्रिया पर थॉटफुल एक्शन आवश्यक है।
दूसरा, यदि आप अध्यापक हैं तो आप ऑटोनॉमी आपकी है, इसका तात्पर्य है कि यह आपको आजीवन मतलब जीवन पर्यंत सीखने में संलग्न होना पड़ेगा और यह आपकी एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप शिक्षार्थी स्वायत्तता को भी बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध होंगे, आप अपने लर्नर्स को भी ऑटोनॉमी देने के लिए प्रयत्नशील होंगे। मूलतः शिक्षक स्वायत्तता एक मननशील शिक्षक और एक शोधकर्ता की धारणा के बहुत निकट से संबंधित है। इसका तात्पर्य है कि शिक्षक अपने स्वयं के शिक्षण पर मनन करें, जो भी वो सीख रहे हैं उस पर थॉटफुल एक्शन लें और अपने विद्यार्थियों को बेहतर सीखने के अनुभव प्रदान करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान में संलग्न हो, जिसे हम लोग रिसर्च की भाषा में एक्शन रिसर्च कहते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। और क्रियात्मक अनुसंधान क्यों किया जाता है आप सब लोग जानते हैं कि क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस को कैसे बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए एक्शन रिसर्च किया जाता है। तो शिक्षक स्वायत्तता से यह भी अभिप्राय है कि जो शिक्षक है वह क्रियात्मक अनुसंधान में संलग्न रहे, जिससे कि वह क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर कर सके। अब बात होती है कि शिक्षक स्वायत्तता क्या नहीं है। तो विल्चिस ने उपलब्ध साहित्य की समीक्षा की और यह निष्कर्ष निकाला कि शिक्षक स्वायत्तता का तात्पर्य अलगाव नहीं है कि वह समाज से अलग हो जाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से अलग हो जाए, देश से अलग हो जाए। शिक्षक स्वायत्तता इन सबको सम्मिलित करती है, बल्कि शिक्षक स्वायत्तता का तात्पर्य है परस्पर निर्भरता, जिम्मेदारी, आपसी सहयोग, पेशेवर विवेक, जिसे हम लोग प्रोफेशनल विजडम कहते हैं, और शैक्षिक समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता। यदि हम लोग कहते हैं कि शिक्षक स्वायत्त है, इसका तात्पर्य है कि इन सब इंग्रेडिएंट्स को उसमें शामिल करना पड़ेगा। शिक्षक की स्वायत्तता से तात्पर्य है कि शिक्षकों की पहल को विद्यालय मतलब शैक्षणिक संस्थानों और हितधारकों मतलब डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक पेशेवर क्रियाकलाप करने का अधिकार प्राप्त होता है और उसके हिसाब से ही शिक्षक जो है अपने पढ़ने पढ़ाने और उसकी स्वायत्तता के विभिन्न संदर्भों को हम लोग इसमें समाहित कर सकते हैं। शिक्षक की स्वायत्तता किसी भी तरह के दबावों से मुक्ति की पूर्ण स्थिति को प्रस्तुत नहीं करती है। इसका टीचर ऑटोनॉमी है, इसका कतई यह मतलब नहीं है कि वह हर तरह के दबाव से मुक्त हो, इसका अभिप्राय यह नहीं है। इसका अभिप्राय यह है यदि शिक्षक स्वायत्त है, इसका तात्पर्य है कि शिक्षक जो है उस शैक्षणिक संस्था के जो हितधारक हैं, जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, कौन कौन से डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं? वह विद्यार्थी हो सकते हैं, वह समाज हो सकता है, वह अभिभावक हो सकते हैं। इन हितधारकों की, इन स्टेक होल्डर्स की रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार जिम्मेदारी के साथ, विवेकपूर्ण निर्णय के साथ अपनी जिम्मेदारियों का, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की जो जिम्मेदारियां हैं, उनका उपयोग करना इसमें सम्मिलित है। अब एक बात महत्वपूर्ण होती है कि शिक्षक स्वायत्तता प्रभावित कैसे होती है और शिक्षक स्वायत्तता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए, शिक्षक स्वायत्तता कई कारणों से प्रभावित होती है। पहला कारण है व्यावसायिक क्षमता और समर्थन। कई बार प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज और सपोर्ट जो है वह एक महत्वपूर्ण कारक होता है। दूसरा है शिक्षक की व्यक्तिगत मान्यता प्रणाली। कई बार उसका जो अपना फ्रेम होता है, अपना नेटवर्क, अपना खुद का मेंटल स्टेट जो होता है, जो वो कई बार उसकी स्वायत्तता को प्रभावित करता है। सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षक की बाह्य एवं आंतरिक अभिप्रेरणा। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कहा जाता है कि एक शिक्षक के लिए कक्षा में तो आप उसे भेज सकते हैं, लेकिन उससे आप पढ़ाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब तक कोई शिक्षक आंतरिक और बाह्य रूप से स्वयं अभिप्रेरित नहीं होता है, तब तक वह शिक्षण कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक नहीं कर सकता है। कई बार विद्यार्थियों को हम लोग पढ़ाने के लिए देखते हैं कि कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में
शिक्षकों को कक्षाओं में जाने के लिए तो बाध्य कर दिया जाता है, कैमरे लगा दिए जाते हैं कक्षाओं में कि अध्यापक कक्षा में मौजूद है कि नहीं, लेकिन क्या कभी आपने यह विचार किया है कि क्या कक्षा में भेज देने भर से और कैमरे लगा देने भर से ही कोई शिक्षक क्या ठीक तरीके से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अंजाम दे सकता है? कहने का तात्पर्य है कि किसी भी तरीके से इस तरह का माहौल बनाया जाए कि एक अध्यापक जो है एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरीके से मोटिवेटेड हो और दोनों तरीके से मोटिवेट होकर वह कक्ष में जाए और विद्यार्थियों को ठीक तरीके से पढ़ाए। और इसके लिए प्रॉपर मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक तरीके से ठीक तरीके का अभिप्रेरण आवश्यक होगा। चौथा जो है वह मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। टीचर्स का खुद का स्ट्रेस लेवल हो सकता है, टीचर्स के खुद का एंग्जाइटी लेवल हो सकता है, टीचर्स की स्वयं की पर्सनालिटी हो सकती है, टीचर कई बार इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है, ये सारे कारक इसमें जिम्मेदार होते हैं। तो इन मनोवैज्ञानिक कारकों को भी एड्रेस करना चाहिए और जब भी टीचर्स के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था हो तो उनके इन मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर भी ठीक तरीके से प्रोफेशनल्स को विचार करना चाहिए और उन्हें इस प्रकार से अभिप्रेरित करना चाहिए कि वह कक्ष में जाकर के ठीक तरीके से पढ़ाने और लिखाने का काम कर पाएं। अगली बात हम करेंगे शिक्षार्थी स्वायत्तता पर। शिक्षार्थी स्वायत्तता भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जब भी हम लोग ऑटोनॉमी की बात करते हैं तो ऑटोनॉमी की बातचीत के दौरान टीचर्स ऑटोनॉमी पर तो बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, लेकिन लर्नर्स ऑटोनॉमी जो है, शिक्षार्थी स्वायत्तता जो है, वह कई बार चर्चा के केंद्र में नहीं आता है। लर्नर्स ऑटोनॉमी को सीखने की व्यक्तिगत या स्वनियमित जिम्मेदारी लेने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। लिटिल ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि शिक्षार्थी स्वायत्तता मुख्य रूप से सीखने की सामग्री के संबंध में शिक्षार्थियों के मनोवैज्ञानिक संबंध और सीखने की प्रक्रिया, अलगाव, आलोचनात्मक चिंतन, निर्णय लेने और स्वतंत्र क्रिया के लिए क्षमता है। शिक्षार्थी के आसपास के लोगों की यह जिम्मेदारी है कि वे उन बाधाओं को दूर करें जो शिक्षार्थियों को हतोत्साहित करती हैं, जो शिक्षार्थियों को प्रभावित करती हैं। कभी कभी निष्क्रिय समर्थन शिक्षार्थी के आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उसे स्वतंत्र पथ पर रखता है। तो अतः आवश्यक है कि जो एजुकेशन के स्टेक होल्डर्स हैं वह लर्नर्स ऑटोनॉमी को, शिक्षार्थी स्वतंत्र स्वायत्तता को इंश्योर करने के लिए, को सुनिश्चित करने के लिए अपना समर्थन दें, जिससे कि विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़े, शिक्षार्थियों का आत्मविश्वास बढ़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए उद्यत हों। बेंसन और वोलर ने भी शिक्षार्थी स्वायत्तता को परिभाषित किया है और उन्होंने कहा है कि शिक्षार्थी स्वायत्तता का तब प्रयोग किया जाता है जब ऐसी परिस्थितियां हों जिनमें शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब है कि जिसकी चर्चा मैं कर रहा था कि शिक्षार्थी किस प्रकार से सीखता है, उस प्रकार की पेडागॉजी निर्धारित होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि शिक्षार्थी के सीखने के तरीके को हमें प्रभावित नहीं करना चाहिए। शिक्षार्थी जिस तरीके से सीखता है वह उसका निर्णय है कि वह किस तरीके से सीखना चाहता है। यह टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस तरीके से कोई विद्यार्थी सीखना चाहता है उस तरीके की पेडागॉजी को ऑप्ट करे। यह कौशलों का वह समूह है जिसका उपयोग स्वनिर्देशित होकर सीखने में या सीखने के बाद किया जाता है। मूलतः यह एक ऐसी जन्मजात क्षमता है जो संस्थागत शिक्षा के द्वारा दबा दी जाती है और स्वयं के सीखने के लिए शिक्षार्थियों की जिम्मेदारी का अभ्यास एवं शिक्षार्थियों के अपने स्वयं के सीखने की दिशा निर्धारित करने का अधिकार इसमें सम्मिलित होता है। अब हम लोग यह समझेंगे कि शिक्षार्थी स्वायत्तता क्या नहीं है। लर्नर्स ऑटोनॉमी किसे नहीं कहेंगे। शिक्षार्थी स्वायत्तता आवश्यक रूप से आत्मनिर्देश से संदर्भित नहीं होती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिक्षक की ओर से हस्तक्षेप या पहल निषिद्ध है। यह शिक्षक के लिए कुछ नहीं है जो वह शिक्षार्थी के लिए करते हैं। यह एक एकल पहचान योग्य व्यवहार नहीं है। यह सामान्यतया पाया गया है कि विद्यार्थी उन देशों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जहां शिक्षार्थियों को क्या सिखाया जाता है और कैसे शिक्षार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है पर शिक्षण संस्थानों में
अधिक स्वायत्तता होती है। मूलतः स्वायत्तता और उत्तरदायित्व दोनों ही एक आवश्यक व्यवस्था है और दोनों का एक दूसरे पर परस्पर निर्भरता होती है। शैक्षिक स्वायत्तता में कौन कौन सी चिंताएं एवं बाधाएं हैं, कुछ चिंताओं और बाधाओं पर हम लोग बातचीत करेंगे। शैक्षणिक संस्थानों पर राजनीतिक दबाव, कई बार राजनीतिक दबाव के वशोभूत होकर शैक्षणिक संस्थाओं की ऑटोनॉमी प्रभावित होती है। शिक्षा में लाल फीताशाही का जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है एजुकेशन में, कई बार वह भी स्वायत्तता को प्रभावित करता है। वित्तीय स्वायत्तता का अभाव, वित्तीय स्वायत्तता एक महत्वपूर्ण स्वायत्तता के रूप में आइडेंटिफाई की जाती है, क्योंकि यदि कोई भी संस्थान वित्तीय रूप से स्वायत्त नहीं होगा तो उसको ठीक तरीके से हम लोग स्वायत्त नहीं मानते हैं। वित्तीय स्वायत्तता का तात्पर्य यह है कि जो भी संस्था पैसा देती है, कई बार वह पैसे प्रदान करने के लिए विभिन्न संस्थाओं को विभिन्न तरीके की शर्तें लगा देती हैं और इन शर्तों से उन संस्थाओं की स्वायत्तता प्रभावित होती है। सरकार की तरफ से कई बार पाठ्यक्रम थोपे जाते हैं, वह भी शैक्षिक स्वायत्तता को प्रभावित करती है। पाठ्यक्रमों का राजनीतिकरण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारतवर्ष में हम लोगों ने इस पर बहुत बातचीत की है। और शिक्षकों का मनोबल, यह सारे ऐसे कारण हैं जो कि शैक्षिक स्वायत्तता को प्रभावित करती हैं। इस पूरे वार्ता में हम लोगों ने संस्थागत स्वायत्तता पर, टीचर्स ऑटोनॉमी मतलब शिक्षक स्वायत्तता पर और विद्यार्थी स्वायत्तता पर विभिन्न उदाहरणों और विभिन्न विद्वानों के कथनों के द्वारा चर्चा की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।